अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 10 केमिकल एनर्जेटिक्स। ये चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ, ये चैप्टर पूरा है। हमें कंडेंस फॉर्म में यानी कि इसको शॉर्ट तरीके से, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं जाना, बट इसको हमने पढ़ना पूरा है, ठीक है। तो पेज नंबर जो है इसका है 171। बुक में हमारी साथ साथ अंडरस्टैंड करेंगे, साथ साथ आप लोग अपनी बुक्स में इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे इस चैप्टर का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स। अब केमिकल एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है? केमिकल मतलब तो हमें पता है क्या होता है, बट एनर्जेटिक्स क्या होते हैं? किसी भी रिएक्शन के अंदर जितने भी एनर्जी चेंजेस आते हैं या जो भी एनर्जीज इन्वॉल्व हो रही होती हैं, उसकी स्टडी को हम एनर्जेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे केमिकल्स जिनके रिएक्शन में एनर्जी की चेंजेस आ रही हों वो केमिकल एनर्जेटिक्स कहलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास 3 चीज़ें कवर हुई हैं। एक हमारे पास है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें कोई भी मटेरियल चेंज हो रहा हो। मटेरियल चेंज मतलब कोई भी किसी की शक्ल या कोई, जैसे ये सर्कल है, ये इसकी शेप थोड़ी यूँ हो गई है रिएक्शन के बाद, या कोई भी रिएक्शन जिसमें हमारे पास मटेरियल चेंज हो रहा हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। बट इसमें एक चीज़ क्या हो रही होती है, कोई भी जब रिएक्शन हो रहा होता है उसमें कोई ना कोई चेंजेस तो हो रही होती हैं, बट थर्मोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं। अब ये जो रिएक्शन है ये नॉर्मल एक रिएक्शन कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। बट अगर इसके अंदर कोई हीट चेंज आ रहा हो, अगर इसके अंदर कोई हीट चेंज आ रहा हो तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ये जो थर्म है, इस थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो ये जो भी रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन था, बट इसके अंदर अब हीट की इन्वॉल्वमेंट है, अब हीट के इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। सेकंड हमारे पास है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, अब थर्म से पता चल रहा है हीट के बारे में कुछ है। तो थर्मोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? हीट चेंजेस स्टडी करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और एनर्जेटिक्स क्या है? हमें पता है किसी भी रिएक्शन के अंदर जो हीट चेंजेस हो रही होती हैं, एनर्जी चेंजेस हो रही होती हैं। सिर्फ हीट चेंज नहीं, हीट बेसिकली हमारे पास क्या है? हीट भी एनर्जी है, और एनर्जी हमारे पास और भी तरह की होती हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और भी बहुत सारी तरह की होती हैं, ठीक है। तो एनर्जेटिक्स, सारी एनर्जीज़ की स्टडी जो एक रिएक्शन के अंदर हो रही है उसको हम एनर्जेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इतना इंट्रोडक्शन हमारा कवर हो गया। अब ये जो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस हैं, बेसिकली चैप्टर पूरा इसके ऊपर है। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक ये बहुत इजी चैप्टर है, इसको बहुत आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ग्रीक वर्ड है, एक्सोथर्मिक एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसमें एक्सो का मतलब होता है आउट या इवॉल्व, और थर्म हमने पहले ही पढ़ लिया, इसका मतलब होता है हीट। तो अब इसके नाम से ही कुछ ऐसा पता चल रहा है कि हीट जो है वो बाहर जा रही है, हीट आउट हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। इसके हमें नाम से ही पता चल रहा है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। ये एक ऐसा रिएक्शन है जो हो रहा होता है, लेकिन वो अपने अंदर से क्या निकाल रहा होता है? होते हुए हीट निकाल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो हीट निकल रही होती है, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? किसी भी चीज़ की चेंज को डेल्टा कहते हैं, और यूजुअली इसमें हम माइनस कर रहे होते हैं। तो H फॉर हीट, ठीक है, H क्या हो गया? हीट हो गया। तो चेंज इन हीट, ये जो भी हीट चेंज हुआ है इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे? डेल्टा H, ठीक है। डेल्टा H क्या है? चेंज इन द हीट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को तो हम अच्छा, किसी भी चेंज इन हीट को तो हम डेल्टा H से ही डिनोट करते हैं, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होगी, ठीक है। जब नेगेटिव साइन होगा किसी भी वैल्यू के साथ, वो क्या डिटरमाइन करेगा? वो डिटरमाइन करेगा हमारे पास कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेगेटिव साइन शोज दैट हीट इज़ इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। उसके बाद एक चीज़ है, ये आप लोग डेफिनेशंस, ये जो तीनों हैं, ये अपनी कॉपीज़ में नोट कर लेंगे, ठीक है। सिस्टम क्या होता है? कोई भी एक चीज़ है, ये सिस्टम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट ग्राउंड है, ये मेरे पास एक क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। क्रिकेट ग्राउंड जो है मेरे पास वो एक सिस्टम है, उसकी जो 4 होने की जो एक बाउंड्री होती है उसको हम कहेंगे बाउंड्री, और जितने भी लोग स्टेडियम के अंदर बैठे हुए हैं वो क्या है? सराउंडिंग्स हैं उसकी, ठीक है। तो कोई भी एक सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल हमारी क्लासरूम एक सिस्टम है,
क्लासरूम की दीवारें उसकी बाउंड्री हैं, और क्लासरूम के बाहर जो भी कुछ हो रहा है, फॉर एग्जांपल स्टाफ रूम है, स्टेयर्स हैं, जो भी है वो सब उसकी क्या है, सराउंडिंग्स हैं। तो इनकी डेफिनेशंस आपने याद कर लेनी है, ठीक है। ये भी पूछी जाती हैं पेपर्स में, बुक में एज इट इज़ नहीं लिखी हुई, बट ये इस तरह से लिखी हुई है मैंने, ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है। और इसमें आप क्रिकेट की भी एग्जांपल दे सकते हैं, क्रिकेट ग्राउंड की, क्लास की दे सकते हैं, किसी भी सिस्टम की आप एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ये सिस्टम है और इसमें से हीट क्या हो रही है, वो हीट क्या हो रही है बेटा, बाहर आ रही है, ठीक है। अब एक सिस्टम है, उसके अंदर हीट बाहर आ रही है। अच्छा, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं इनकी हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेंगे कि ऐसा होता भी है या नहीं। सबसे पहली एग्जांपल जो हम पढ़ेंगे वो है कंबस्शन ऑफ कोल। कंबस्शन हमें पता है क्या होता है, किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होना कंबस्शन कहलाता है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, कंबस्शन ऑफ कोल। हमें पता है जब हम बारबेक्यू कर रहे होते हैं तो जब हम कोयले को आग लगाते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसके ऊपर से हवा भी दे रहे होते हैं। क्यों दे रहे होते हैं, कि वो कोयले जो हैं वो अच्छे तरीके से जल जाएं। तो वो क्या है, हम उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। और हमेशा ये खुली स्पेस में हम बारबेक्यू कर रहे होते हैं, हम कभी अंदर घरों में बारबेक्यू नहीं कर रहे होते, ठीक है। एक उसकी रीज़न क्या होती है, घरों में हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन इतनी अच्छी वाफिर मकदार में नहीं होती, ठीक है, वैरायटी में नहीं होती। बट हम इसको ओपन स्पेस में इसीलिए करते हैं ताकि इसको क्या मिले, ऑक्सीजन मिले। किसको, कोल को। कोल क्या है, बेसिकली हमारे पास कार्बन है, ठीक है। कोल को उर्दू में क्या कहते हैं, कोयला कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्या है, इसकी इक्वेशन देखेंगे आप लोगों ने। जब इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो इसके साथ की कोई ना कोई एग्जांपल ज़रूर लिखनी है। अगर शॉर्ट में है, लॉन्ग में आए तो आपको एक से ज़्यादा एग्जांपल्स लिखनी है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन है कार्बन। मैंने कोल क्या कहा था, क्या होता है कोल कार्बन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न हो रहा है और हमें क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी वो जो उसका धुआं होता है वो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, वो हमें बहुत बुरा लग रहा होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है, क्या लिबरेट करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करती है। और साथ साथ हमें क्या लग रही होती है, गर्मी लग रही होती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें आग जल रही है, इसलिए भी लग रही होती है, बट साथ साथ वो जो रिएक्शन, वो तो हम उसको दे रहे हैं ना हीट, बट वो जो हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी गर्माइश होती है। तो वो जो हीट होती है वो इतने किलो जूल्स पर मोल होती है। हीट का जो यूनिट है वो है किलो जूल्स, इसकी जे है जूल्स, ठीक है, किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। ये हीट का यूनिट है। आपने जब भी डेल्टा एच की वैल्यू लिखनी है आपने उसके साथ हमेशा जो है इसका यूनिट लिखना है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल में कोई एक डेल्टा एच आपने याद करना है, ठीक है। तीनों याद करना मुश्किल हो जाएगा, बट आपने कोई एक लाजमी याद करना है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास बर्निंग ऑफ मीथेन। अच्छा, मीथेन हमारे घरों में नॉर्मली जो सुई गैस आ रही होती है वो सब क्या है, मीथेन। मीथेन क्या होती है, नेचुरल गैस। उसके अंदर और भी दूसरी गैसेस का मिक्सचर होता है, बट इसमें मीथेन भी होती है, ठीक है। तो नॉर्मली ये होती है हमारे पास, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ठीक है। CH4 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होके हमें दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और इसमें इतनी हीट लिबरेट हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या है, H2 + 1/2 O2। 1/2 मैंने आप लोगों को बताया था 9th क्लास के बैलेंसिंग का एक तरीका होता है, इसको फ्रैक्शनल बैलेंसिंग कहते हैं, ठीक है। तो 1/2 O2 H2O, ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। और इतनी हीट जो है इसमें हमारे पास लिबरेट हो रही है, ठीक है। ये आपको सिर्फ याद करनी है, एज सच अंडरस्टैंडिंग का इन इक्वेशंस में कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है इसकी कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब इनका कुछ यूज़ है, ठीक है। यूजिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टू वार्म फूड। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हुए अपने खाने को गर्म भी रख सकते हैं। अब नॉर्मली हमारे घरों में तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको वार्म नहीं करते, बट हम लोग जो अपने स्कूल्स में जो हम लोग अपना एक थर्मस लेके जाते थे, वो जो थर्मस है वो भी एक सिस्टम की एग्जांपल है। वो हमारे पानी को अगर ठंडा है तो ठंडा रखता है, गर्म है तो गर्म रखता है, ठीक है। वो आप लोग आगे जाके अपनी कॉलेज लाइफ में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इसको कंडेंस फॉर्म में पढ़ना है इस चैप्टर को। यूजिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टू वार्म फूड, ठीक है। अच्छा, अब हमारे ये कहाँ यूज़ होती है एप्लीकेशन, हमारी आर्म फोर्सेस में, ठीक है। जैसे हमारी आर्मी में, नेवी में जो भी हमारे सोल्जर्स होते हैं, अब उनके पास उनकी पोस्टिंग होती है, वो कभी किसी सरहद पे होते हैं, कभी कहीं होते हैं, ठीक है। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार अपने खाने को गर्म करें, ठीक है। तो उनके लिए क्या होता है, और ना ही वो इस तरह कैंप फायर लगा सकते हैं। कैंप फायर आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है एक वर्ड, ठीक है। तो ये जो कैंप फायर है ये होता है, ठीक है। तो
अब वो बार बार ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको अपने साथ कुछ ऐसा रखना है जिससे उनका खाना भी गर्म रहे और जो पोर्टेबल हो, पोर्टेबल मतलब जो कैरी करना आसान हो, ठीक है। तो उनकी आसानी के लिए एक फ्लेम लेस रेडिएशन हीटर बनाया गया। ये क्या है, एक हमारे पास ये क्या है, ये एक बैग होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एक बैग है, इसको मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ। इस बैग के अंदर क्या होता है, फूड पाउच होता है। एक पाउच के अंदर जो भी फ़ौजी का खाना है हमने वो उसके अंदर डाल दिया, और उस बैग के अंदर एक हीटर भी मौजूद होता है, ठीक है। उस फूड के अंदर हमने क्या कर दिया, उस फूड पाउच को हमने डाल दिया। फूड पाउच के साथ ही क्या है, हमारे पास एक हीटर है। तो वो हीटर जो है वो क्या करेगा, हम ऊपर से इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, वाटर डाल देते हैं, ठीक है। अब ये जो वाटर है ये क्या करेगा, हीटर इस पानी को गर्म कर देगा। जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो जो हमारा फूड पाउच है वो उस गर्म पानी के अंदर पड़ा रहेगा और खाना जो है हमारा वो गर्म रहेगा, ठीक है। वो पानी जो गर्म पानी है वो उसको क्या करेगा, गर्म ही रखेगा खाने को। ये देख सकते हैं आप लोग की बुक में एक पिक्चर है, ये एक सोल्जर है जो एक पाउच के अंदर क्या कर रहा है, पानी डाल रहा है, ठीक है। तो जब भी उन्हें खाना गर्म करना होता है वो क्या करते हैं, वो उस पाउच के अंदर पानी को डाल देते हैं, ठीक है। फिर जब वो थोड़ी देर वेट करते हैं, पानी गर्म हो जाता है, खाना उनका गर्म हो जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, उसको ईट कर लेते हैं। तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ये क्या कहलाता है, फ्लेमलेस रेडिएशन हीटर। फ्लेमलेस क्या है, फ्लेम का मतलब क्या होता है, जो आग होती है उसको फ्लेम कहते हैं, ठीक है। तो फ्लेम लेस यानी कि फ्लेम नहीं है, रेडिएशन हीटर। रेडिएशन हम किसको कह रहे हैं, ये जो हम वाटर के थ्रू, हीटर के थ्रू जो है हम इसके अंदर रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक तरह से हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। हीट भी क्या है, हमारे पास रेडिएशन है, ठीक है, ये इसका नाम है। अच्छा, अब ये जो वाटर होता है ये सिंपल वाटर नहीं होता, ये सिर्फ H2O नहीं होता। इसके अंदर हम लोग अपने पेज नंबर 172 का पैराग्राफ पढ़ लेंगे जो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास ये जो हीटर है, इस हीटर के अंदर जो है हम जो वाटर डाल रहे हैं, ठीक है, वाटर तो डाल रहे हैं हम बैग के अंदर, बट इस हीटर के अंदर ऐसा क्या है जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इस हीटर के अंदर क्या है, दिस हीटर कंटेन्स केमिकल्स, ठीक है, जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसके बाद क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब आप लोगों के माइंड में ये सवाल जब मैं ये पढ़ा रही थी तब आया होगा कि ये जो हीटर है, हीट तो हमेशा आग से प्रोड्यूस होती है, तो ये ऐसा क्या है हीटर, जो ऐसे हीटर में इसमें क्या है, जो आग तो हमें नज़र नहीं आ रही, फ्लेमलेस है, तो उसमें ऐसा क्या है जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें क्या है, हीटर के अंदर केमिकल्स हैं। केमिकल्स क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो जो रिएक्शन हो रहा होता है उन केमिकल्स का वाटर के साथ, वो बेसिकली क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या है, वो कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं हमारे पास मैग्नीशियम, फेरस यानी कि आयरन, और NaCl, ठीक है, सॉल्ट, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आप लोगों की बुक में लिखी हुई है पेज नंबर 172 पे। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर, गिव्स अस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इसमें हीट कितनी लिबरेट हुई है, -3.53 किलो जूल्स पर मोल हमारे पास यहाँ पे हीट एनर्जी रेडिएट हुई है, ठीक है। अब ये जो हीट एनर्जी रेडिएट हुई है ये बेसिकली क्या करेगी, खाने को गर्म रखेगी। अच्छा, इसमें ये सिर्फ मैग्नीशियम ही नहीं होता, इसमें क्या क्या होता है, फेरस भी होता है और सोडियम क्लोराइड भी होता है। अब ये हम सिर्फ मैग्नीशियम भी तो डाल सकते थे, बट हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैग्नीशियम का वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी स्लो होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सीलरेट करने के लिए, यानी कि इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए दूसरे केमिकल्स भी डालते हैं, जो कि हमारे पास है आयरन एंड सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या था, हीट इवॉल्व हो रही थी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसमें हमारे पास एंडो का मतलब होता है इन और थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है। ये हमारे पास है पेज नंबर 173, ठीक है। तो ये इन या फिर एब्जॉर्ब, ठीक है, एंडो का मतलब है इन या फिर एब्जॉर्ब। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाज द रिएक्शन इन विच द हीट वाज evolved during the reaction, and endothermic reaction is the reaction in which the heat is absorbed during the reaction, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसकी डिटर्मिनेशन क्या है, डेल्टा एच तो हमें पता है कि चेंज इन हीट होता है, बट इसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, यानी कि जब भी हीट के साथ डेल्टा एच के साथ जब भी पॉजिटिव साइन होगा तो ये शो करेगा कि जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। ये पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब हुई है।
यानी कि रिएक्शन के अंदर गई है, इसमें हीट इवॉल्व नहीं होती। इसका जो कंटेनर होगा जिसमें ये रिएक्शन हो रहा होगा एंडोथर्मिक, वो ठंडा होगा, बट जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसका जो कंटेनर होगा वो क्या होगा, गर्म होगा। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहली है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। ये एज इट इज़ हमें याद रखनी है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर एक्सोथर्मिक था, ये एमसीक्यू उसके लिए याद कर लें। फॉर्मेशन ऑफ वाटर एक्सोथर्मिक था और डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक है। जब हमने वाटर को हीट एब्जॉर्ब करवाई वाटर के अंदर, और फिर इसकी जो रिजल्टिंग जो कंपाउंड्स बने वो क्या बने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेकंड हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन भी हमारे पास क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका प्लस साइन जो है वो हमें ये शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हीट कॉन्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन। हीट कॉन्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन का मतलब क्या है, पेज नंबर 174। हीट कॉन्टेंट्स ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर कौन कौन सी हीट है, ठीक है। उसके अंदर कॉन्टेंट्स का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट्स। तो किसी भी कोई भी एक सिस्टम है, उसमें कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी हीट्स मौजूद हैं। हीट बेसिकली यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है एनर्जी के लिए। हमने डायरेक्ट एनर्जी नहीं कहा, इसको हमने हीट कहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब इसके अंदर मेरे पास क्या क्या होगा, फॉर एग्जांपल A + B गिव्स अस C। A + B हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और C हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस कंटेनर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं, इसकी इंटरनल एनर्जी कौन कौन सी है, ठीक है। इंटरनल मतलब इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, और 3 इन मॉलिक्यूल्स की आपस में जो अट्रैक्शन है वो भी एक एनर्जी है, इसको हम कहेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। अब ये तीनों जो हैं हमारे पास, ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर पर डिपेंड करती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। लिक्विड्स की इंटरमीडिएट होती है और गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं ये इन स्टेट्स ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी। एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है, एंथैल्पी ये जो हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन है इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, एंथैल्पी ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन एंथैल्पी कब कहेंगे इसको, जब हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर होगा। जैसे कि ये एक सिस्टम है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बट इनका जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा प्रेशर। तो जो इसकी हीट कंटेंट है वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी कहलाएगी। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो वो सिंपल हमारे पास हीट कहलाएगी, बट अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो एंथैल्पी कहलाएगी, ठीक है। जैसे ये A भी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और C हमारे पास प्रोडक्ट है। एंथैल्पी को भी हम डेल्टा H से ही डिटरमाइन करते हैं, और ये डेल्टा हमें पता है, ये जो ट्रायंगल साइन होता है इसको हम डेल्टा कहते हैं। तो ये अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ तो इसकी चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या होगी, अब ये चेंज ऑफ हीट था बट कांस्टेंट प्रेशर पे ये चेंज ऑफ एंथैल्पी बन गया, ठीक है। = H2 - H1, यानी कि प्रोडक्ट्स की हीट ऑफ एंथैल्पी जो है हम माइनस कर देंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स से, तो चेंज इन एंथैल्पी आ जाएगा, ठीक है। ये हमें पता है चेंज इन एंथैल्पी अगर एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव होगी, और चेंज इन एंथैल्पी अगर एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव होगी। अच्छा, अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स बड़ी होगी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से, यानी कि ये रिएक्टेंट्स हैं, इनकी हीट ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो रिएक्शन का जो रिएक्शन होगा हमारे पास वो होगा एंडोथर्मिक। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ये MCQs में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगर रिएक्टेंट्स की हीट ऑफ एंथैल्पी ज़्यादा है प्रोडक्ट से तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। जाहिर सी बात है, हमने उसको हीट दी है, तो रिएक्टेंट्स को जब हमने हीट दी है तो ही तो हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हैं। तो जब हमने रिएक्टेंट्स को हीट दे दी तो ऑब्वियसली उनकी जो हीट है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, एंडोथर्मिक आएगा और पॉजिटिव में आएगा हीट चेंज। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है जब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट स्मॉलर होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है A + B गिव्स अस C। अब इसमें ये तो नॉर्मल हीट पे रिएक्शन हो रहा है, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या करते थे, हीट इवॉल्व करते थे। तो इन्होंने क्या की है, हीट इवॉल्व की है। तो यानी कि प्रोडक्ट की अपनी भी एक हीट थी, बट
इसने अपनी अलग से एक और हीट इवॉल्व की। जैसे कंबशन ऑफ कोल में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही थी, बट साथ साथ हीट भी इवॉल्व हो रही थी, यानी कि एक सिस्टम है वो हीट भी दे रहा है, तो इसकी हीट ज़्यादा ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। तो रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, वो रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट की हीट क्या होगी, स्मॉलर होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्रोडक्ट ने अपनी हीट थोड़ी सी अपने पास रखी, बट ज़्यादा क्या कर दी, इवॉल्व कर दी। तो जो हीट है वो तो चली गई, एयर में चली गई सारी हीट, तो प्रोडक्ट के पास तो वो रही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की जो हीट है वो स्मॉल हो जाएगी रिएक्टेंट की हीट से। बट एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की हीट हमेशा जो रिएक्टेंट्स होगी उनकी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट्स की जो इंथैल्पी होगी हमारे पास वो क्या होगी, हमेशा ही ज़्यादा होगी। प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब वो ज़्यादा क्यों हुई है, क्योंकि हमने जितनी भी इसको हीट दी थी वो इवॉल्व नहीं हुई, बल्कि वो सारी प्रोडक्ट ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। तो जब इवॉल्व नहीं हुई, प्रोडक्ट ने वो सारी हीट खुद रख ली, तो प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। तो वो जो रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं उसके अंदर जो हीट है हम उसको मेजर कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर जो हीट है वो कितनी है। अच्छा, सेकंड, इसके दो तरीके हैं। पहला है हमारे पास बाय टचिंग द वेसल। हम वेसल को, जो भी हमारा कंटेनर है, वेसल क्या होता है, कंटेनर होता है। हम सिंपल अगर उसको हाथ लगा के चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा गर्म है या ठंडा है। गर्म होगा तो वो एक्सोथर्मिक होगा, ठंडा होगा तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। सेकेंड हमारे पास होता है कैलोरीमीटर, ठीक है। कैलोरीमीटर से हम कैसे करते हैं, कैलोरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं और उसमें हम हीट मेजर करते हैं। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें हमारे पास क्या है, ये एक कंटेनर है, ठीक है। ये क्या है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब इसको अच्छे तरीके से, इसकी जो वॉल्स हैं इसको कवर किया गया है ताकि जो इसकी हीट है वो सिस्टम के अंदर ही रहे, सिस्टम से बाहर ना जाए, इसके अंदर जितनी भी हीट है। इसके साथ एक थर्मामीटर होता है और एक स्टिरर होता है। स्टिरर मतलब इसको हिलाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। ये जो मिक्सचर है इसको स्टर करने के लिए, स्टर मतलब इसको हिलाने के लिए, ठीक है। और थर्मामीटर होता है ताकि हम टेम्परेचर को नोट कर सकें। और ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन, पहले हमें ये देखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन से होते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें कोई भी न्यूट्रल चीज़ फॉर्म हो रही हो, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं कि जब भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है सॉल्ट और वाटर। एसिड की नेचर क्या थी, एसिडिक थी। बेस की नेचर क्या थी, बेसिक थी। बट इन्होंने जब आपस में रिएक्शन किया तो जो रिज़ल्ट फॉर्म हुआ वो सॉल्ट और वाटर था। और दोनों क्या हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, ना ये एसिडिक होते हैं ना ये बेसिक होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं। तो इस न्यूट्रल की वजह से इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या, ऑब्वियसली जो इस न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में जो हीट जितनी भी इसमें इवॉल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, उस हीट को हम, या जो भी हीट चेंजेस हुए हैं उस हीट को हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, HCl + NaOH गिव्स अस NaCl + H2O, ठीक है। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि जब भी 1 मोल ऑफ एसिड 1 मोल ऑफ बेस के साथ रिएक्ट करे तो वो फॉर्म करे 1 मोल ऑफ सॉल्ट एंड 1 मोल ऑफ वाटर। तो जो भी हीट आएगी वो कहलाएगी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 मास एंड नंबर 3 स्पेसिफिक हीट। टेम्परेचर क्या होगा, जो भी सिस्टम होगा उसका टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड कर रही है। नंबर 2 जो भी रिएक्शन मिक्सचर है उसका मास क्या है। नंबर 3 स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक क्या होती है, हर रिएक्शन की स्पेसिफिक हीट जो है वो अलग होती है, ठीक है। इसका हमने एक प्रोसीजर कर दिया, HCl + NaOH गिव्स अस 1 मोल ऑफ NaCl + H2O। मैंने क्या किया, 50 cm³ यानी कि 50 ml, ये एक ही चीज़ है। 50 cm³ या 50 ml ऑफ मैंने क्या कर दिया, HCl ले लिया है, ठीक है। और NaOH मैंने ले लिया है 50 ml, ठीक है। ये मेरे पास बीकर्स में, एक में HCl है और एक में क्या है, NaOH है, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने HCl जो है अपने इस कैलोरीमीटर के अंदर डाल दिया, ठीक है।
जब मैंने अपने इस कैलोरीमीटर के अंदर डाल दिया तो मैंने अब क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस वाली बेस को भी, जो कि हमारे पास क्या थी, NaOH थी, वो भी मैंने इस कैलोरीमीटर के अंदर डाल दी। ठीक है, अब रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, मैंने स्टिरर की मदद से इसको कंटिन्यूसली मिक्स करना शुरू कर दिया, स्टर करना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा, HCl का टेम्परेचर T1 था और NaOH का टेम्परेचर T2 है। ठीक है, अब दोनों टेम्परेचर सेम होंगे, हमें पता है रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर एट अ टाइम सेम होगा, तो T1 इक्वल हो जाएगा T2 के, और इसको मैं सिर्फ T कह दूँगी, जो कि मैंने नोट कर लिया था थर्मामीटर से, जो क्या है हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब रिएक्शन हो जाएगा और NaCl और H2O फॉर्म हो जाएगा, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे बीकर से, सिर्फ ये दोनों बचेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, इस थर्मामीटर में जितना भी टेम्परेचर आया है मैं उसको नोट कर लूँगी। तो वो कितना आया था, 26.8 आया था। अब मैं क्या करूँगी, मैं इनका डिफरेंस निकाल लूँगी। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर निकाल लूँगी। पता है चेंज इन टेम्परेचर हमें पता है किस तरह से निकलता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके। तो 26.8 मैंने माइनस कर दिया 20 से, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 6.8, यानी कि जो डेल्टा T है वो कितना आया है, 6.8। ये किस किस चीज़ पे, जो हमारी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है, किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है, हमने ऊपर पढ़ा था मास, ठीक है, M, स्पेसिफिक हीट S, एंड टेम्परेचर डेल्टा T। ठीक है, यानी कि T2 माइनस T1। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का फार्मूला क्या बना, M इंटू S इंटू डेल्टा T। अगर मुझे ये सब मिल जाए तो मैं इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाल सकती हूँ। ठीक है, इस केस में जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट है वो 4.25 जूल्स पर ग्राम पर सेंटीग्रेड हमारे पास इसका यूनिट है, और इसकी स्पेसिफिक हीट हमेशा गिवन होगी पेपर्स में 4.25 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब पेज नंबर 176 पे इसकी पूरी ऑब्जर्वेशन के साथ लिखी हुई है। ये एक न्यूमेरिकल है, इसकी वैल्यूज़ चेंज होके भी आ सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मास ऑफ कैलोरीमीटर अलॉन्ग विद स्टिरर। हमने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इस कैलोरीमीटर का हमने वेट ले लिया, किसके साथ, स्टिरर के साथ। ठीक है, सेकंड, मास ऑफ कैलोरीमीटर अलॉन्ग विद स्टिरर प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जो पूरा प्रोसेस हो गया, अब इसके अंदर क्या फॉर्म हुआ हुआ है, सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म हुआ हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब मैंने क्या किया, इस कैलोरीमीटर को प्लस इस सॉल्ट सॉल्यूशन को प्लस स्टिरर के साथ मैंने इनका वेट ले लिया, तो वो इतना आया W2। अब क्या करूँगी मैं, मास ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब मुझे सिर्फ सॉल्ट सॉल्यूशन का मास निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे मास में से इसको माइनस कर दूँगी सॉल्ट सॉल्यूशन को, यानी कि W2 माइनस W1। तो मास मेरे पास कितना आ गया, 100 ग्राम मेरे पास मास आ गया। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन हमें गिवन थी, कांस्टेंट होती है। इनिशियल टेम्परेचर जो दोनों रिएक्टेंट्स का था T1 एंड T2। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या होगा, T होगा 20। फाइनल हाईएस्ट टेम्परेचर, जो भी फाइनल टेम्परेचर आया है जब हम नोट कर रहे होंगे 26.8 आ गया। अब वो रिएक्शन मज़ीद जो टेम्परेचर है वो आगे नहीं बढ़ रहा, तो वो यही जो होगा हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा। इंक्रीज़ इन टेम्परेचर यानी कि कितना चेंज आया टेम्परेचर में, 6.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें सब कुछ हमें गिवन हो गया है, हम इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाल लेंगे। ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किस तरह से निकलती है, M इंटू S इंटू डेल्टा T। मैंने सारी वैल्यूज़ पुट की और आंसर आ गया हमारे पास 2856 जूल्स। हीट का यूनिट यहाँ क्या आया है, जूल्स आया है। हमें किस में चाहिए होता है, किलो जूल्स पर मोल में चाहिए होता है। अच्छा, ये 4.25 को 1 ग्राम और 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी कांस्टेंट शो कर रहा है कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, आप चाहें तो ये ना लिखें। अच्छा, उसके बाद क्या है, द वैल्यू ऑब्टेन्ड दिस। अच्छा, हमें पता है कि जो डेल्टा H है उसका यूनिट होता है किलो जूल्स पर मोल, तो हमें इसको इस यूनिट के अंदर लाना है। अभी जो हमारे पास हीट आई है वो सिर्फ जूल्स में है, हमें अब क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। तो हम मोल्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज़ दिस फॉर 50 ml। ठीक है, 50 ml सॉल्यूशन के साथ इतनी हीट निकली है, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 20। इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 1 मोल का आंसर आ जाए, मोल्स के हिसाब से इसका आंसर आ जाए। तो ये 20 हमने 20 से क्यों किया, इसका तरीका ये है, मोल्स कितने, हम मोल्स बेसिकली क्या होता है, मोल्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास, मोल्स पर DMQ। ठीक है, यानी कि जब भी हम किसी मोल को देखते हैं, वो जो जिस भी कंटेनर में मोल प्रेजेंट होते हैं वो हम उसके वॉल्यूम के हिसाब से देख रहे होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से देख रहे होते हैं।
तो यानी कि इसमें 1 मोल पर DM क्यूब, ठीक है। 50 ml सॉल्यूशन के लिए 1 मोल पर DM क्यूब थे, तो इसलिए टोटल DM क्यूब कितने होते हैं 1000। ये 50 ml है, 1 ml में 1000 DM क्यूब होता है, इसीलिए हमने 50 को 1000 से डिवाइड कर दिया। आंसर हमारे पास आया 0.05 मोल्स। अब ये मोल्स कैसे आया, DM क्यूब से DM क्यूब कैंसिल, हमने ये इसीलिए लिखा था यहाँ पे, ये हमने इसीलिए लिखा था ताकि इसका DM क्यूब इसके DM क्यूब से कैंसिल हो जाए और हमें जो चाहिए वो आ जाए, ठीक है। और वो मोल्स आ गए। अब ये जो मोल्स हैं ये किसके हिसाब से आए हैं, ये सिर्फ मोल्स हैं, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, पर मोल में चाहिए। तो पर मोल यानी कि 1 मोल, ठीक है। तो ये मोल्स आ गए थे, इनको हमने 1 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास 20 पर मोल आ गए हैं। अब हमने क्या कर दिया, जब हमने इस आंसर को यानी कि जो जूल्स में आंसर था उसको 20 पर मोल से मल्टीप्लाई कर दिया तो जूल्स पर मोल आंसर आया है। अब ये इन्होंने इज़ इक्वल्स टू 5712 जूल्स पर मोल आंसर आया था। 57.12 किलो जूल्स पर मोल किस तरह से आया, जूल्स को किलो जूल्स में कन्वर्ट कर दिया है। जूल्स को किलो जूल्स में किस तरह से इन्होंने कन्वर्ट किया है, जूल से किलो जूल्स में जाने के लिए, किलो नॉर्मल यूनिट से किलो में जाने के लिए हम डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। तो हमने ये जो आंसर आया था इसको डिवाइडेड बाय हमने 1000 कर दिया है। जब हमने इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया तो आंसर हमारे पास आया 57.12, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, किलो जूल्स पर मोल में हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। पेपर में सबकी वैल्यूज़ चेंज होकर भी आ सकती हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई जब इसकी कोई भी वैल्यू चेंज होकर आएगी आपकी पूरा डाटा चेंज कर देंगे। अब जब इसमें इस 20 को मल्टीप्लाई करने की बारी आएगी तो आप लोग जो भी आपको MLs दिए होंगे आपने वो ऊपर रखने हैं और फिर आंसर जो भी आएगा उसको आपने 1 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये पूरा चैप्टर आप लोग बुक में बिल्कुल सही से लिखा हुआ है, आपने उस तरह से कर लेना है, ठीक है। और जितनी भी डेफिनेशन है वो बुक में प्रॉपर लिखी हुई हैं। पहले बुक को रीड करेंगे, जितनी भी प्रॉपर डेफिनेशन है वो आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद आप लोग अपने नोट्स वगैरह से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा चैप्टर आपको करना है, यहाँ तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ये एक ही दिन में होने वाला चैप्टर है, ठीक है। और इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स जो हैं ये एक यही वाला है, अगर आएगा तो यही आएगा और इसकी वैल्यूज़ चेंज होके भी आ सकती हैं और एज इट इज़ ये वाला भी आ सकता है। आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है और ये वाले न्यूमेरिकल को अपनी कॉपीज़ में फेयर करना है, ठीक है, फेयर इन योर कॉपीज़।